आखिर कौन-कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं कि इंडस्ट्री को हमें किस जगह पे खोलना चाहिए, इस्टैब्लिश करना चाहिए जिससे कि प्रॉफ़िट मैक्सिमम हो। तो इंडस्ट्री के लोकेशन को कौन-कौन से फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं? पहला कि क्या आस-पास के एरिया में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं? क्या फर्टाइल और फ्लैट लैंड है या फिर नहीं? क्या कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई मिल सकता है या फिर नहीं? वहाँ पे चीप लेबर यानी कम दाम में, कम वेज में, कम सैलरी में लोग काम करने को तैयार होते हैं या फिर नहीं? वर्कफ़ोर्स इनफ है या फिर नहीं? पावर यानी कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है या फिर नहीं? एक ऐसा एरिया जहाँ पे 24 घंटे में 15 घंटा बिजली कटा रहता है, आमतौर पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल है, काफ़ी रिस्की और काफ़ी ज़्यादा अनप्रॉफ़िटेबल जॉब है। वहीं जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई हो, पावर सप्लाई हो, वहाँ पे एक बिजनेसमैन अपना फर्म, अपना इंडस्ट्री ओपन कर सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेहतर हो, ताकि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लाया जा सके और इंडस्ट्री में कोई भी सामान प्रोड्यूस हुआ तो उस सामान को मार्केट में वो जाए, इसके लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन और भी अलग-अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और थर्ड कि एक वेल डिफाइंड मार्केट हो जहाँ पे कंज्यूमर बेस काफ़ी ज़्यादा हो। मतलब लोग इतने हों कि वो उस फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकें। लोगों के पास परचेसिंग पावर हो, लोगों के पास इतना इनकम हो कि वो उस इंडस्ट्री के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीद सकें। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें इस पार्टिकुलर जगह पे इंडस्ट्री को खोलना चाहिए। तो पहला चीज़ क्या हो गया, रॉ मटेरियल, ये इनपुट्स हो गए। लेबर, फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग। कैपिटल, मनी इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, मार्केट, लैंड, पावर, ट्रांसपोर्टेशन और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट करेंगे। ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए। आमतौर पे एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री को ऐसे एरियाज़ में लोकेट करता है जो थोड़ा सा डेवलप्ड हो, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी या अर्बन सेंटर, जिसकी वजह से टाउन या सिटी का तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेहतर होता है, लोगों को काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन बैकवर्ड एरिया का क्या? एक ऐसा एरिया जो कि सोशली इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड है, काफ़ी पिछड़ा है, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी बैकवर्ड स्टेट हैं। तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री ओपन हो, इसके लिए सरकार बिजनेसमैन को बहुत से इंसेंटिव्स, बहुत से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कम रेट पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दिया, सब्सिडाइज्ड रेट पे पावर सप्लाई दे दिया, या फिर जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम है, और भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया। या फिर अगर एक इंडस्ट्री क्या करता है, गांव के इलाके में या गांव के रीजन्स में खोला जाए तो सरकार कहेगी कि भाई हम आपसे कम टैक्स लेंगे। वहीं एक इंडस्ट्री अगर शहर में है, अर्बन एरिया में है, देन आफ्टर वहाँ पे सरकार उस पार्टिकुलर इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रही है। और वहीं पे गांव के एरिया में, कंट्री साइड में अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने फर्म को ओपन करता है तो वहाँ पे सरकार कहती है कि हम आपसे थोड़ा कम टैक्स लेंगे। तो ये कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं जिसको सरकार प्रोवाइड करती है ताकि बैकवर्ड एरिया का भी ग्रोथ हो सके, उसका भी डेवलपमेंट हो सके। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम की। पहले ही बात किया जा चुका है कि इंडस्ट्री में बहुत से इनपुट्स की ज़रूरत होती है, बहुत से प्रोसेस होता है और फाइनली आउटपुट या फिर जो भी प्रोडक्ट है वो बनता है। इनपुट क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी और भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हो गए इनपुट। और प्रोसेस क्या है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है, बहुत से केमिकल प्रोसेस होती है, बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए से रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जाता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर उससे आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाता है। और आउटपुट क्या हो गया?
आउटपुट हो गया आपका वो फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो जो एंड प्रोडक्ट है जो कि अब मार्केट में जाएगा और मार्केट में उसको बेचा जाएगा, लोगों के बीच उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उस आउटपुट को बेचने के बाद जो इनकम हुआ, जो पैसा एक इंडस्ट्रियलिस्ट कमाता है, वो ही आउटपुट हो गया। तो आउटपुट क्या हो गया? एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, और फाइनल प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो पैसा कमाया गया वो हो गया आउटपुट। जैसे एक केस लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, इसमें इनपुट क्या हो गया? कॉटन हो गया, ह्यूमन लेबर हो गया, फैक्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, ये हो गया आपका इनपुट। और प्रोसेस क्या क्या हो गए? जैसे स्पिनिंग, गिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब कुछ हो गया प्रोसेस। जिसमें क्या किया गया कि जो एक कॉटन है उसे उससे शर्ट को बनाया गया। तो कॉटन से शर्ट को बनाने के इस प्रोसेस के दौरान बहुत सी एक्टिविटीज़ करी गई, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, और फाइनली जो आउटपुट बना वो आपका शर्ट हो गया। और ये शर्ट क्या होगा कि मार्केट में भेजा जाएगा थ्रू रोडवे या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, और मार्केट में जाने के बाद लोग, कंज्यूमर्स, आम ग्राहक उस शर्ट को खरीदेंगे। तो यहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम के तहत कोई भी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है इंडस्ट्री के अंदर और फिर वो मार्केट में बेचा जा रहा है। इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो इंडस्ट्रियल रीजन कैसे डेवलप करता है? जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक दूसरे के काफ़ी पास पास हों तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप करता है। जब एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के पास होगी तो वो क्लोजनेस का फ़ायदा उठाएगी, हर इंडस्ट्री उस क्लोजनेस का बेनिफिट उठाने की कोशिश करेगी। जैसे मान के चलते हैं कोई एक रीजन है, वहाँ पे यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ओपन हो गया, यानी कार बनाने की एक इंडस्ट्री ओपन हुई। अब इसके आसपास यहाँ पे बोल्ट इंडस्ट्री ओपन हुआ, यहाँ पे टायर बनाने का इंडस्ट्री ओपन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी कार का जो ग्लास पार्ट होता है, कार में जो ग्लास होता है, जो शीशा होता है, उसको बनाने के लिए ग्लास इंडस्ट्री यहाँ पे क्या हो गया? खोल दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक इंडस्ट्री के आसपास एकदम बिल्कुल ही नेबरिंग रीजन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल गई। तो ये इसको बेनिफिट करेगा, ये इसको बेनिफिट करेगा। टायर इंडस्ट्री, जो भी टायर है वो इस कार इंडस्ट्री को बेचेगा। ग्लास इंडस्ट्री ग्लास को इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुँचा रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ये काफ़ी पास है। तो इस प्रकार से इस रीजन में एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो गया। तो दुनिया में मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो वो तो एक है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जो कि हमें इस पार्टिकुलर मैप से क्लियरली देखने को मिल जाता है कि ये जो वर्ल्ड मैप है, यहाँ पे ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ये यूएसए वाला पार्ट है, यूएसए में ये जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन है। दूसरा आपका ईस्ट एशिया, ये जो पार्टिकुलर रीजन है यहाँ पे, और इंडिया में ये जो आपका गंगा वैली है, ये जो जमशेदपुर बोकारो बेल्ट है, ये वाला, और इस पार्टिकुलर रीजन्स में और कुछ इस रीजन्स में भी इंडस्ट्रियल रीजन मौजूद हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रीजन की तो वो ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज़ में है। यहाँ पे इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो टेम्परेट एरिया है, इस टेम्परेट एरिया में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। दूसरा क्या है? पोर्ट के पास है, यानी कोस्टल रीजन में, यहाँ पे भी कोस्टल रीजन में, यहाँ पे भी कोस्टल रीजन में, यहाँ पे ईस्ट एशिया में भी ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं वो कोस्टल रीजन में पोर्ट के पास है। पोर्ट के पास होने की वजह से जो भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स हैं, उसे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रोड्यूस हुआ, जो भी आउटपुट है, उसको पोर्ट के ज़रिए से किसी दूसरे कंट्री में बेच सकते हैं। या फिर जो भी इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो कोल फील्ड के पास है। कोल फील्ड क्यों? क्योंकि कोल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल बेल्ट सबसे ज़्यादा है। पहला टेम्परेट एरिया, सी पोर्ट के पास, और तीसरा कोल फील्ड, कोल माइंस के पास। इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी बहुत से इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन कोलकाता में वेस्ट बंगाल में, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन गुजरात में, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट
झारखंड में, विशाखापट्टनम और गुंटूर बेल्ट आंध्र प्रदेश में, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन दिल्ली और यूपी वाले रीजन में, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर ये आपका केरला रीजन में। इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये आपका रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है। इस पार्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्रियल बेल्ट इंडिया के अंदर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, कोल है, आयरन है, लाइमस्टोन है, कोबाल्ट है और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं। इसके साथ साथ फ्लैट लैंड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे आसानी से चीप लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी। इसी वजह से इन रीजन्स में इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है कि कभी कभी इंडस्ट्री में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इंडस्ट्री से गैस लीक हो जाता है। तो इंडस्ट्री में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, वो मुख्य तौर पे टेक्निकल फेलियर की वजह से होता है कि जो भी कंप्यूटर है या जो भी मशीनरी है वो अच्छे तरीके से काम ना करे, वो पुरानी हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। या फिर इंडस्ट्री में बहुत से हैजार्डियस और डेंजरस मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। आमतौर पे इंडस्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि हाथ कट गया किसी वर्कर का या फिर किसी की जान चली गई गिरने की वजह से, तो वो आमतौर पे एक छोटा मोटा एक्सीडेंट है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिजास्टर कब होता है? जब इंडस्ट्री से कुछ पॉइजनस गैस लीक हो गया या इंडस्ट्रियल ब्लास्ट हो गया, तो उससे हज़ारों लोगों की जानें चली गई, बहुत से लोग इंजर्ड हो गए, तो वो हो जाता है आपका इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडिया के अंदर सबसे वर्स्ट, सबसे ख़राब और सबसे ज़्यादा लोगों की जानें लेने वाला जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर था वो हुआ था आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में 3 दिसंबर 1989 को, लगभग रात के 12:30 बजे। क्या हुआ कि वहाँ पे एक यूनियन कार्बाइड का पेस्टिसाइड फैक्ट्री था, यानी पेस्टिसाइड वगैरह को बनाने की एक फैक्ट्री थी। वहाँ पे क्या हुआ कि गैस लीक हो गया, और वो गैस कौन कौन से थे? मिथाइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोजन साइनाइड और भी बहुत सारे रिएक्शन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे पॉइजनस और हाईली हार्मफुल गैसेस रिलीज हो गई, लीक हो गई इस इंडस्ट्री से, इस पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें चली गई। ऑफिशियल डेथ टोल ये कहता है कि इस लीक में, इस गैस लीक में लगभग 3600 लोगों की जानें चली गई। कई हज़ार लोग जो बच गए उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत से डिसऑर्डर और डिजीज़ हो गया, जैसे कि कई लोग अंधे हो गए, कई लोगों का इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो गए, डाइजेशन में प्रॉब्लम्स होने लगे या फिर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होने लगे। वो जो ह्यूमन सर्वाइव कर गए उन्हें बहुत से डिसऑर्डर्स या डिजीज़ का सामना करना पड़ा। तो ये जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, जो पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री थी, इससे हाईली पॉइजनस गैस लीक हुआ और इसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। अगर बात करें, एक दूसरा ऐसा घटना होता है 23 दिसंबर 2005 को चाइना के अंदर, चाइना के गाओ क्याओ जॉन यिंग ये जो जगह है, यहाँ पे गैस बेल ब्लो आउट हुआ, यानी गैस का एक कुआं था जहाँ से ऑयल को प्रोड्यूस किया जाता था, वो उड़ गया, उसमें ब्लास्ट हो गया और इसकी वजह से 250 लोगों की जानें चली गई, 9000 लोग इंजर्ड हो गए और इस रीजन से लगभग 64,000 लोगों को बाहर निकाला गया, इवैक्यूएट कराया गया, यानी उस जगह को छोड़कर उन लोगों को किसी दूसरे जगह में जाना पड़ा। बहुत से लोगों की जान इसलिए चली गई क्योंकि जब एक्सप्लोजन हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, तो वो भाग नहीं पाए क्योंकि एक्सप्लोजन सडनली हुआ। वो लोग जो कि एस्केप नहीं कर पाए, भाग नहीं पाए, उनके आँखों में, स्किन में, लंग्स में गैस की वजह से बर्न हो गया, यानी उनकी जो आँखें, स्किन है, लंग्स से वो जलने लगी ड्यू टू ऑफ गैस लीक। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि इस चीज़ को शो करता है कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस डिजास्टर से बचने के लिए क्या क्या
कदम उठाए जा सकते हैं। पहला तो ये कि अगर एक रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत से लोग रह रहे हैं, तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल यानी जहाँ लोग रहते हैं, उस एरिया से काफ़ी दूर जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया को बनाया जाना चाहिए। कि अगर यहाँ पे लोगों की कॉलोनी है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो इंडस्ट्री कहीं इतना दूर बनाया जाए, लगभग इस एरिया से 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर, ताकि अगर इंडस्ट्रियल लीकेज भी हो जाए, गैस लीक भी हो जाए या फिर एक्सप्लोजन हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट इस रेसिडेंशियल एरिया पे काफ़ी कम पड़े या ना के बराबर पड़े। तो पहला स्टेप तो हम ये उठा सकते हैं। दूसरा कि अगर लोग इंडस्ट्री के काफ़ी पास में रह रहे हैं, तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर किस प्रकार के हैजार्डियस या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। इस चीज़ के बारे में लोगों को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सरकार या फिर वो इंडस्ट्री इन सारी चीज़ों को आसपास के लोगों को बताएं कि वो इन हैजार्डियस मटेरियल को हैंडल करती है, स्टोर करती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि इससे बचने के जो भी पूरे उपाय हैं, उसका इंतज़ाम आप लोग कर लीजिए। जो भी शहर है वहाँ पे फायर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, और उस अगर वो है तो उसको और इम्प्रूव करना चाहिए कि अगर आग वगैरह लग जाए तो आग वगैरह को बुझाने के लिए तुरंत ही फाइटिंग सिस्टम वहाँ पे पहुँच जाए। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हैंडल किया जा रहा है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि काफ़ी पॉल्यूशन करती है, उस पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। पॉल्यूशन कम करने के लिए वहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए से हम पॉल्यूशन को या फिर स्मोक को या पार्टिकुलेट मैटर जो कि एक इंडस्ट्री रिलीज करता है एयर में, उसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर से बच सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल लीकेज से कई लोगों की जानें बचा सकते हैं। कि इंडस्ट्री को पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाया जाए, लोगों को इंडस्ट्री में स्टोर होने वाले सब्सटेंसेस की जानकारी हो, फायर फाइटिंग सिस्टम हो, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लिमिटेड हो, और पॉल्यूशन करने वाली इंडस्ट्री शहर से दूर बनाई जाए, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपर स्टेप्स लें, प्रॉपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें।